latest exam conducted by UPSC. सो दिस इज़ द लेटेस्ट एग्ज़ाम जो कि हमारा हुआ है 10th को, 10th ऑफ मार्च को कंडक्ट हुआ है एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम का नाम है CISF का AC EXE, और जो हमारा प्रमोशनल एग्ज़ाम है, ठीक है, ये एग्ज़ाम है। इसके क्वेश्चन हम देखेंगे और हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से इससे एटलीस्ट आपके, जिस तरीके से मैंने एनालिसिस करा है, कम से कम आपके 10 नंबर CSE प्रीलिम्स में बढ़ने वाले हैं। कम से कम बता रहा हूँ 5, मतलब 10 नंबर आपके ज़रूर बढ़ेंगे, 8 से 10 नंबर, यानी कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। देखो 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन आई कैन बेट दैट फ्रॉम दिस 30 मिनट और 25 मिनट एनालिसिस आपको एटलीस्ट 4 नंबर बढ़ते मिलेंगे डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहीं से आएंगे। आप देख लेना, उसके बाद कमेंट करना, ठीक है। नाउ हमें देखना है कि पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंडस्केप। हम केवल अपने काम के क्वेश्चन देख रहे हैं, और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन हमें काम के नहीं। भावर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स, ठीक है, एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप। तो ये NCERT की लाइन्स हैं। भावर इज द बेल्ट कंसिस्ट ऑफ ओल्ड एंड न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट बाय द रिवर्स, जिसको हम खादर भांगर कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं करवाना तो नहीं चाहता क्योंकि इतना टफ नहीं पड़ने वाला। जैसे आप देखो, कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन आपको पता है कि किस जगह पे होगा, है ना। सुनामी किस जगह पे होगी, एक्वाटिक होगी सुनामी, पानी में ही होगी ना। ब्लिज़ार्ड कहाँ आएंगे, है ना। सॉइल इरोजन का होगा, लोकस्ट कहाँ आएंगे। तो आपको हर चीज़ पता है, तो आपको जब ये पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं पड़ने वाला। पे खुद देखो, तो ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दोगे, ठीक। आपने देखा कि सी का तो 4 ही है, सुनामी आएगी। सॉइल इरोजन कहाँ होगा, टेरेस्ट्रियल एक वो इवेंट है, एटमॉस्फेयर में होगा सॉइल इरोजन, या फिर बायोलॉजिकल है। लोकस्ट क्या हुए, बायोलॉजिकल हुए। तो डी का हमारा 3 है, डी का हम देखेंगे 3 है, देन हमारा आंसर सी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं मानता, ये एनालिसिस का पार्ट इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ आप एक चीज़ देखो, इन्होंने बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट फ्रेम करे थे कि भावर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक हिल एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप, द बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये आप देखो बेसिक NCERT पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि हर साल उसमें से एटलीस्ट, जैसे पी वेव वाला क्वेश्चन सीधी लाइन उठा के NCERT की डाल दी गई थी। तो आप NCERT को बहुत अच्छे से करके जाएंगे, और मैं भी करके जाऊँगा, सभी जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो अब आपको देखो, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग पहले भी पूछ चुका है। इन चारों रिवर को आपको ट्रेजेक्टरी देखनी है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो अपनी ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट और NCERT की मैपिंग आपको करके जानी है, ठीक है। ये मैं अपने को भी बोल रहा हूँ, आप सभी को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया इज लोकेटेड एट द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। देखो यही क्वेश्चन आ चुका है पहले भी किसी एग्जाम में, तो ये यहाँ पे भी रिपीटेड है, तो आपको मैपिंग बड़े अच्छे से करके जानी है। कंसिडर द फॉलोइंग जोग्राफिकल कंडीशंस। तो ये कॉफ़ी के लिए जोग्राफिकल कंडीशन है, ये सारी की सारी। वेल ड्रेन्ड, रिच फ्राइवल लोम्स जो फॉर्म हो जाते हैं, है ना, कंटेनिंग गुड डील ऑफ मिनरल, टेम्परेचर बिटवीन 15 से 28, और ये एक और एग्जाम में UPSC पूछ चुका है। एंड रेनफॉल बिटवीन 152 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड वेरिएशन फ्रॉम 6 to 600। तो ये मैं साउथ इंडिया में कुछ कंडीशन ऐसी बनती है तो वहाँ कॉफ़ी होती है। अब आपको ये पता करना है, देखो यहाँ से ऐसे नहीं होगा कि बस आप कॉफ़ी पढ़ लिया फ्री हो गए, ठीक। कॉफ़ी से आपको कॉफ़ी बोर्ड पढ़ना है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है ना, इंडिया में टॉप 3 स्टेट कॉफ़ी की कौन सी है, टॉप 3 इन इंडिया, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किधर होती है। मैं आपको इसलिए काम दे रहा हूँ, मैं भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर आप खुद से एनालिसिस या खुद से आप क्यूरोसिटी नहीं दिखाएंगे, तो आपको इतनी चीज़ें सर्च करनी है, देन फिर आपका काम इतने पे ख़त्म नहीं होता। सिमिलरली टी बोर्ड पे तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, कॉफ़ी बोर्ड पे भी आ चुका है। इसके लिए भी यही करना है, इंडिया में कहाँ कहाँ होती है, कंडीशन क्या क्या है टी की, कल के दिन ये पूछेगा। कोकोनट की कंडीशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, और कैश्यू नट की कंडीशन। तो आपको
इन चारों को कम से कम करना है। उसके बाद आप कुछ और जो इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, फ्यू मोर को आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। सो आपको पता चल गया कि इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, मैं बता रहा हूँ। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश सबको पता है, जियोथर्मल एनर्जी है। आपको ये बायो एनर्जी, देखो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूपीएससी जनरली सीएसई में नहीं पूछता है, मेंस में पूछता है, ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो हम कह नहीं सकते नहीं पूछता, बस मेंस में पूछता है। पेपर इंडस्ट्री तो नहीं पूछता है। बायो एनर्जी के लिए कौन कौन सी साइट्स हैं इंडिया में, आपको गूगल खुद करना है, उनके नोट्स बना के रख लेने हैं, क्योंकि ये आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया शेयर बाउंड्री विद मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द स्टेट। तो ये देखो बेसिक मैपिंग है इंडिया की। अगर आपने मैपिंग अच्छे से कर रखी होगी ना इंडिया की, तो ये आप ईजिली कर ले जाओगे। तो बहुत अच्छे से मैपिंग कर लो। मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड की बुक ले सकते हो। इफ़ प्रॉब्लम हो रही है तो आप या तो सत्यम जैन सर के जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पर उनका लेक्चर है भारत दर्शन करके, उन्होंने भी बहुत भारत दर्शन, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। मैं तो वहीं से कवर करूँगा क्योंकि वो काफ़ी अच्छा उन्होंने पढ़ाया, मैंने लास्ट ईयर भी कवर करा था और प्रीलिम्स क्लियर करा था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो हमें ये नहीं पढ़ना है, ये स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, देखो मुंडा भील हमने पढ़े हैं, भीलवाड़ा भी है राजस्थान में, ठीक है। जारवा ट्राइब्स हम पढ़ते हैं, अंडमान एंड निकोबार में है। तो ये आप देख सकते हैं। आप देखो गड्डी और मुंडा आपको पता है झारखंड में होते हैं, और जो गड्डीज होते हैं वो हिमाचल में होते हैं। तो आपको ट्राइब्स बड़े अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट दे देता है, जैसे चूरू डिस्ट्रिक्ट में कौन से ट्राइब हैं, या फिर बोंग ट्राइब किधर हैं, है ना। कोई और दे देगा टोडा इरूबू, इस टाइप से अजीब अजीब से नाम दे देगा। नॉट ऑफ इंडिया, आपको वर्ल्ड के भी कुछ फेमस ट्राइब्स की लिस्ट निकाल लेनी है। इसके लिए आप गूगल और विकीपीडिया का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एरिया ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। तो ये है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। ये सब वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट हैं, तो ये आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है। तो आपको वर्ल्ड का जो क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी ये आपको अच्छे से करके जानी है। सीएसई में भी रिपीट होगी, क्योंकि ये पेपर आपके प्रीलिम्स के जस्ट 60-70, यानी यूपीएससी जो थीम्स पकड़ के चल रही है ना, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द हड़प्पन बरियल रिचुअल इज नॉट करेक्ट, ठीक है। कौन सा करेक्ट नहीं है। एट दीज प्लेसेस द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। तो जनरली एक बहुत जेनरिक स्टेटमेंट बना देता है, जनरली लेड, हाँ तो मतलब ज़्यादातर लोगों को जनरली पिट्स में रखा जाता था, विच इज़ फाइन, ठीक है, रखा जाता होगा। इट्स नॉट एक्सट्रीम स्टेटमेंट। द वरियल्स पिट वर मेड इन सेवरल डिफरेंट वेज। अब देखो पहले स्टेटमेंट को रीइंफोर्स कर रहा है दूसरे स्टेटमेंट कि जो पिट्स होते थे वो सेवरल डिफरेंट वेज में बनाए जाते थे। डेफिनेटली एक तरीका तो नहीं होगा, तो ये इतना जेनरिक स्टेटमेंट है, इसको काट ही नहीं सकते। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अगर आपको पहला स्टेटमेंट नहीं भी पता था कि वो पिट्स में रखे जाते थे, तो सेकंड स्टेटमेंट ने बता दिया कि वो पिट्स में ही रखे जाते थे। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, ठीक। आपको नॉट करेक्ट बताना है, नॉट, ये ध्यान रखना है, बस यहाँ खेलना हो आपके साथ। फिर ऑर्नामेंट्स हैव समटाइम्स बीन फाउंड प्लेस्ड इन दीज बरियल्स। समटाइम्स हो सकता है, मान लो 1 लाख में से 2-3 के में मिल गए, तो ये समटाइम्स हो जाता है। तो ये तो ये भी बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, यानी ये भी सही है। हड़प्पन डिड नॉट बरी मिरर्स विद द डेड। अगर किसी भी डेड के साथ में मिरर निकल जाए तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और मिरर निकले भी हैं क्योंकि लेड का यूज़ करते थे। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको यूपीएससी के क्वेश्चन अप्रोच करने हैं। जनरली वो करेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, सेवरल तो करेक्ट हो गई, समटाइम्स करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। रुद्रमा देवी के ऊपर क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन अगेन वो ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। तो रुद्रमा देवी के ऊपर मैं आपको इसी वीडियो में आगे भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनना। रुद्रमा देवी ऑल्सो नोन एज रया गजकेसरी, है ना। एक और कॉइन पे नाम है, वो पहले यूपीएससी लास्ट ईयर आई थिंक CAPF CDS किसी के पेपर में पूछा था, दैट वाज दया गजकेसरी, है ना, दया गजकेसरी,
तो ये भी चीज़ यूपीएससी पूछ चुका है, तो यानी 2 एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछ चुका है, तो ये हमारे सीएसई में भी आने के बहुत चांस हैं। और मुझे तो लगता है इस साल आपको काकतीय डायनेस्टी देखने मिल ही जाएगी, क्योंकि ये जो रुद्रमा देवी थी, शी वॉज मतलब वन ऑफ द अर्लियर क्वींस जो इंडिया में हुई हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और फिर इनसे रिलेटेड हमें देखने मिलेगा कि हमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिल गई है अब तो इनकी, है ना, इनका टेम्पल रुद्रमा जो टेम्पल है उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंस्क्रिप्शन लार्जली प्रोजेक्ट हर एज द हीरोइक किंग नॉट द क्वीन। हाँ, ये होता था पहले कि उसके जो इंस्क्रिप्शन है ना इन्होंने बनवाए हैं, वो लार्जली इनको प्रोजेक्ट करते थे, प्रोजेक्ट करते हैं। इट नॉट सेज दैट, दे प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब दिखाना चाहते हैं कि शी वॉज ए मेल और लाइक किंग और समथिंग, क्योंकि ये इनके जो फादर थे गजपति, इनकी ओनली डॉटर थी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आपको आगे ध्यान रखना है। ये सीएसई में भी वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक है। मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के बाद, आप इस वीडियो को प्रीलिम्स के जस्ट बाद देखना, और एटलीस्ट आप देखेंगे कि कम से कम इससे 2 क्वेश्चंस आपके एटलीस्ट डायरेक्टली, और जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ अगर आप उनको सही से फॉलो करेंगे तो आप 5 क्वेश्चन एडवांटेज में रहेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा खुद लास्ट ईयर भी किया है कई क्वेश्चंस के साथ, और वो फ़ायदा दिया है। Who among the following was involved in the formation of Bombay Presidency Association, है ना, तो आपको बताना है। तो ये आपको सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, इनके फाउंडिंग मेंबर, और ये बना कहाँ था और काम क्या था, ठीक है। इन 3 चीज़ों की आपको लिस्ट एक बार स्पेक्ट्रम से देख लेनी है। स्पेक्ट्रम में जो दी है मोर देन एनफ है। फिर आप इन साइड पेपर को देख सकते हैं, इनमें अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ आधिस्थान अधिकरण ऑफ कोटि वर्षा इन गुप्त पीरियड, ठीक है। तो ये आपको एक चीज़ है, इसको आप जरूर गूगल कर लें ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसका आंसर है प्रथमा कुलिका। ये कहीं ना कहीं हमारी एनसीईआरटी में भी ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो आप ये देखिए कि कुलिका क्या होता है, प्रथमा क्या है, महत्तारा क्या होते थे, महत्तारा कौन होते थे, तो ये आपकी पोस्ट होती थी, है ना, सर्तवाह। तो ये आपके कोई कोटि वर्षा ने जो मतलब कुछ बनाए होंगे ग्रुप्स, उनके मेंबर हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से गूगल करें। आई वुड से प्लीज़ 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 इनको अच्छे से पढ़ के जाएं, गुप्त पीरियड पे पूछते ही हैं, ठीक है। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमर्जेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडिया बिटवीन द 18th एंड द 19th सेंचुरी। स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, एजुकेशन एंड इनफ्लो ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन हेल्प इन। देखो, जब भी कोई स्टेटमेंट हमारे इमर्जेंस ऑफ कॉन्शियसनेस पे आ रहा है, यानी वो पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही है। द रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प्ड डेवलप अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, हेल्प्ड, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर यहाँ कुछ नेगेटिव होता देन हम उसको काट देते। तो इस तरीके से हम देखें, इसकी आंसर है सी। आपको जब भी हमारी ग्रोथ हुई, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ी, तो यानी हमारे अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ मॉडर्न, कुछ ना कुछ एक जो न्यू एंगल है वो हमारे अंदर आया, ठीक है। तो आप देखते जाइए बस। आप ये देखिए, हाली सलस्य डिपिक्टेड इन अ बाघ केव। देखो भैया, एक चीज़ है कि आपको केव में जो पेंटिंग नहीं है ना, जितनी भी हैं, आप बाघ केव, अजंता केव, एलोरा केव, इनको अच्छे से करेंगे, और इनके अंदर जितनी पेंटिंग है उनके नाम क्या हैं, उन पर डिपिक्टेड क्या है, इसके नोट्स बना लो। आपका हर साल एक क्वेश्चन +2 मार्क्स बढ़ जाएगा। जस्ट ट्राई दिस, ठीक है। तो ये है फोक फॉर्म ऑफ थिएटर है, हाली सलस्या। ये आपको जनरली अच्छी बुक्स में मिलेगा। लाइक आपको ये मिल सकता है, जैसे कि अगर दहिया मैम है, पूनम मैम, उनकी बुक में हो सकता है, या तो आपको ये मिल जाएगा उपिंदर सिंह, बहुत अच्छी बुक है, या फिर आपको रोमेला थापर की बुक में मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा जो एल बाशम है उनकी बुक में मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये सब आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है एक। फिर गजलक्ष्मी ना, लक्ष्मी जी की, गजलक्ष्मी का जब अवतार, तो गॉड इज सिट ऑन अ स्टैंड ऑन अ लोटस। गज सबको पता है, शी इज़ फ्लैंक्ड बाय 2 स्पॉन्स। अब भाई लैंग्वेज ही देखो, ये तो कहीं से उठा के लगी, मतलब चेप दी गई है। 2 आंसर सही है। आपको लैंग्वेज पे भी जाना है। ऐसा ही क्वेश्चन एक रेलिक्स पे आया था 2023 में, उसमें स्टेटमेंट ही ऐसे बना था कि आप कोई नॉर्मली फ्रेम ही नहीं कर सकते हो। फिर द ओल्डेस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन आर इन ब्राह्मियन खरगोश। ओल्डेस्ट हैं जो,
है ना, ब्राह्मण खरगोश्ती मिली है, 2 लैंग्वेज दी है ना, तो यहाँ गलत करना मुश्किल है। अगर ये एक फैक्ट होता ना कि ब्राह्मी ओनली, देन वो गलत हो जाता, या खरगोश्ती ओनली, देन वो गलत हो जाता। ओनली अगर लगा होता, 2 हैं तो ये जनरली सही होता है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन तमिल आर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, नहीं है, ग्रांट्स नहीं है, ये गलत है। सोहागोरा थी, सोहागोरा कॉपर प्लेट थी, तो ये तमिल में तो नहीं थी। अर्लियर, तो अर्लियर आप देखो, अर्लियर, फर्स्ट, है ना, अर्लीस्ट, तो यही है। ये सब जनरली गलती होते हैं क्योंकि एक्सट्रीम चला गया है बहुत। उसके पहले भी कुछ हो सकती थी, तमिल लैंग्वेज में कोई और स्क्रिप्ट भी हो सकती थी, तो आंसर 1 ही है इसका। ओल्डेस्ट वाले में भी ये था कि अगर ब्राह्मी और खरगोश्ती में से एक होता तो आप इसको काट सकते थे, लेकिन ऐसे आप इसको कट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर दक्षिण मूर्ति, साउथ फेसिंग फॉर्म ऑफ शिवा रिप्रेजेंट यूनिवर्सल टीचर, आई थिंक ये किसी बुक में आपको दिया हुआ है, आपको शायद एनसीईआरटी में भी है, कहीं दिया हुआ है, एक बार चेक करना, ये एनसीईआरटी में भी है और आपको मिल जाएगा, ठीक है। फेरोशियस वॉरियर कहाँ है, कॉस्मिक डांसर आपको पता है कहाँ पे है, नटराज की बात हो रही है ना। तो आपको चोला अच्छे से पढ़ के जाना है कि चोल की थीम से हर साल रिपीट कर रहे हैं, चोला से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, चोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो पोर्ट्स आए थे और एक और क्वेश्चन था चोल पे। क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन जो आया था, इट्स टेक्स्ट वॉज केयरफुली ड्राफ्टेड टू मेक इट क्लियर दैट इट पुट इंडिया अमंग द कंट्रीज एट अ वॉर विद द एक्सिस पावर्स एंड फुल्ली अलाइन विद द एलाइड पावर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इट कॉल्ड अपॉन ब्रिटेन टू इमीडिएटली हैंड ओवर पावर टू इंडिया, है ना, केयरफुली ड्राफ्टेड। तो ये टेक्स्ट आपको देखना है कि केयरफुली ही ड्राफ्ट हुआ होगा, ऑब्वियसली। कॉल्ड फॉर ब्रिटेन टू इमीडिएटली हैंड ओवर द पावर, ये मांगे थे। तो ये देखो, हर साल या तो क्विट इंडिया, या तो सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट, या तो एनसीएम, इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको डिटेल में अच्छे से किसी भी सोर्स से आप पढ़ सकते हो, कोई भी अच्छी सी बुक से पढ़ लो, विकिपीडिया कर लो, गूगल कर लो, और इनको अच्छे से करके जाओ। गांधी जी का रोल पढ़ लो इनमें, बस मोर देन इनफ है, और स्पेक्ट्रम तो पढ़ोगे ही। इन इंडिया, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ अ पर्सन सर्विंग कनेक्टेड विद द अफेयर ऑफ द स्टेट बी रिड्यूस्ड। हमें पता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे करा जा सकता है कि जितने भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी रिड्यूस की जा सकती है। बाकी सब में ये देखो, डिग्रेडेशन ऑफ पब्लिक मोरालिटी, देख रहे हो आप कितना वेग टर्म है ये, मतलब पब्लिक मोरालिटी के लिए। तो ये सब तो नहीं है, आप ये पढ़ते हो, आर्टिकल 360 है आपका आर्टिकल, तो ये आप अच्छे से पढ़ें। पॉलिटी आपको मार्क्स देगी। राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, इनिशिएट मनी मिले तो है ही नहीं, तो एक तो हट गया। टू डिक्लेयर सब्जेक्ट इन स्टेट एज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, दोनों का पावर है, तो एक्सक्लूसिव तो नहीं हुआ, दैट मीन्स टू इज द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, ये तो आपको पता ही है कि स्पीकर के हाथ में, ठीक। फिर हु अमंग कोरम फॉर मीटिंग द कमेटी ऑन पेटिशन इन राज्यसभा, ये देख रहे हो कितना टफ क्वेश्चन है, इसकी कोरम पूछ रहा है। कोरम एक चीज़ है, आपको देखो ये टफ है, अगर आप उसकी डायरेक्ट फैक्ट पे जाओ, मतलब कैसे, देखो मैं समझाता हूँ। कोरम आपको पता है 10% होता है। अगर आप लॉजिक से जाओगे तो कोई भी कमेटी ऑन पेटिशन, उसमें कितने मेंबर है, 30 मेंबर है। जनरली सारी कमेटीज में मोर कमेटी जितनी भी हैं उनमें 30 मेंबर है, ठीक है। तो कोरम हुआ 3, ये लॉजिक से हो गया, तो ये सी सेट टाइप क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, क्योंकि अगर आप फैक्ट वाइज जाओगे तो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ये जनरली, ठीक है। फिर आप लॉजिक से इसको सॉल्व कर सकते थे, तो अगेन यहाँ पे लॉजिक ही प्रिवेल करेगा, आपके फैक्ट नहीं करेंगे। और मैं होता तो मैं इसमें 3 लगाता और आप नंबर पूरे लेके जाता। 10 इसलिए दिया गया, 10% होता है, तो परसेंट को आपको नंबर से कन्फ्यूज करता है यूपीएससी, उसकी हमेशा की आदत है। इन विच ईयर वॉज द कैबिनेट रेजोल्यूशन पास टू रिप्लेस द नीति आयोग, ये तो 2015 का हो गया, इजी क्वेश्चन में। फिर देखो वी कमांड, तो आपको पता है मैंडेमस है। सारी जो आर्टिकल 32 के अंदर जितनी भी 5 रिट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये हैवियस कॉर्पस, ये प्राइवेट मेंबर के अगेंस्ट भी लगती है, ठीक है, बाकी सारी नहीं लगती हैं। और ये क्या है, ऑडी ऑल्टरम पार्टेम और नॉन वेस इन एडेम, एक बार इनको देख लेना ये है क्या, आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वो वेस्ट बंगाल है। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जब ममता बनर्जी अपना इलेक्शन जहाँ से लड़ी वहाँ से हार गई, तो बाय इलेक्शन की जगह उन्होंने बोला कि मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहती हूँ, जिससे कि मैं
MLC में आके और फिर मैं मिनिस्टर बन जाऊंगी, तो इनडायरेक्ट रूट अपनाने के लिए। तो मतलब इस तरीके की अप्रोच रखी गई थी, ये कहा गया है। हालांकि ये कहना गलत है कि MLC उन्होंने अपने लिए बनाई थी, ये बहुत गलत हो जाएगा कहना, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगा कि MLC अगर वो MLA नहीं बनती तो MLC के थ्रू आ सकती थी, ठीक है। फिर आर्टिकल 14 में नॉट करेक्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गारंटेड टू सिटीजन ओनली, नहीं है। यही चीज़ आपको देखनी है कि 15, 16, 19, 29 और 30 यही आर्टिकल हैं जो केवल सिटीजन को हैं, बाकी सब ऑल मेंबर्स को हैं, ठीक है। फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये ऑलरेडी UPSC CSE में पूछ चुका है, तो ये इसके आप एक बार आर्टिकल पढ़ लेना। संविधान से तो मन भर गया होगा, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लो। आर्टिकल 3 इसका आंसर है, और ये UPSC में दिया था एज पर दी आर्टिकल 3 ऑफ फलाना ठिकाना। तो ये रिपीटेड है एक तरह से, लेकिन आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, तो लद्दाखी नहीं है, बोडो, मैथाली, संथाली, ये सब जितने भी अमेंडमेंट हुए थे 21st, 71st, 91st, ये सारे के सारे, 92nd अमेंडमेंट ऑफ 2003, तो इसमें आपको ये जोड़ दी गई थी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में आता है, ये देखो, फिर ना जो कि नरगिस मोहम्मदी को पीस के लिए मिला, ये स्टैटिक। अब देखो अगला क्वेश्चन, मतलब मैं इसको इसलिए डिस्कस नहीं करता, ये PCS टाइप क्वेश्चन है। UPSC जनरली CSE में ऐसे नहीं पूछता है, तो प्लीज़ आप अवेयर रहें कि ऐसे क्वेश्चन कम ही आएंगे। आ सकता है, मैं ये नहीं कहता UPSC कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 99% ये नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट G20, इट हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटरीट, ये बहुत ही जनरिक स्टेटमेंट सबको पता है। इट वॉज फाउंडेड ऑन अ लीगली बाइंडिंग, यार हर चीज़ में ये लीगली बाइंडिंग डाल कर उसको गलत कर देते हैं, तो ये गलत हो गया। टॉप 20 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, ईच कंट्री इज लेड बाय शेरपा, ये तो हम पढ़ाई है, ये तो CSE में भी पूछा है इन्होंने, ठीक। फिर स्पेन इज़ वन ऑफ द 2 परमानेंट, देखो वन ऑफ द जनरली ये सही करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने गलत कर दिया। और आप देखो 1 और 3 ऑप्शन ही एक है, 4 पता क्यों गलत है, क्योंकि स्पेन इज़ दी ओनली, तो यहाँ पे इन्होंने ओनली से इंटरचेंज कर दिया। ओनली परमानेंट इन्विटी है, ओनली, जिसको केवल बुलाया जाता है, मतलब स्पेन एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसको परमानेंट इन्विटी का दर्जा मिला हुआ है, ठीक। नेशनल स्पोर्ट डे, इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 28 फरवरी, इट कोइंसाइड विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, तो ये तो सही है, डेट सही है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो आपको देखना है UPSC क्या चीज़ कहाँ गलत करती है, ठीक। फिर गोल्ड मेडल ऑफ जापान, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि रिपब्लिक कोरिया के ज़्यादा थे, इंडिया के तो नहीं थे। जापान, रिपब्लिक कोरिया, इंडिया, तो ये आपके बहुत ही PCS टाइप क्वेश्चन। अब 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी बात थी, धोलावीरा तो 21 में थी, रामाप्पा टेम्पल भी 21 में था, शांति निकेतन, होयसाला टेम्पल ऑफ वेलूर, दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर है। तो अगेन देखो 4 स्टेटमेंट में से 2 ही करेक्ट है, तो ओनली 2 वाली थ्योरी भी लग जाएगी। अगर इसमें लिखा होता ओनली 2, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 नन, ये भी तो ऑप्शन हो सकते थे ना, तो आपको इनको देखना है। अब मैंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, आप बस देखते चलना। धोलावीरा पूछ चुका है, होयसाला टेम्पल ऑफ वेल्लूर 10 to 14 सेंचुरी में बना था, द्वारा समुद्र की कैपिटल थी, ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं। यहाँ पर चेनकेस्वा टेम्पल है विष्णु का, तो ये वैष्णवाइट साइट है। टीचिंग ऑफ रामानुजाचार्य जो वैष्णविज्म से जुड़े हुए थे वहीं पे थे, तो चेनकेस्वा टेम्पल इधर है। वेस्टर्न में चालुक्य थे, कालाचूरी इनके आसपास थे, तो मैंने मैप से दिखाया। वेल्लूर इंस्क्रिप्शन होयसाला किंग विष्णुवर्धन, तो वेल्लूर इंस्क्रिप्शन किसका है, विष्णुवर्धन का। वेल्लूर बना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फाउंडर कौन थे, निरपकामा सेकंड। मोस्ट पावरफुल वील बल्लाल सेकंड, इन्होंने काफ़ी किंग्स को हराया। अब शांति निकेतन जो कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था, शांति निकेतन, तो 152 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कोलकाता, आपको एक स्टेटमेंट दे देगा 130 किलोमीटर साउथ ऑफ कोलकाता, 120 किलोमीटर साउथ ऑफ कोलकाता, वेस्ट ऑफ कोलकाता, ईस्ट ऑफ कोलकाता, कहीं नहीं पढ़ना, नॉर्थ है कोलकाता का, ठीक है। ये स्टेटमेंट UPSC डायरेक्शन की गलत बनाता है। इस्टेब्लिशमेंट वाई दी देवेंद्र नाथ टैगोर, इसकी हुई थी देवेंद्रनाथ टैगोर, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू 1940 में शांति निकेतन में मिले। नंदलाल बोस यहाँ पे बहुत अच्छे एक पेंटर थे जिन्होंने हमारे संविधान में भी ड्राइंग की है। गुहागार इज अ मेमोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, तो यहाँ गुहा घर जो बना है वो रविंद्रनाथ टैगोर की मेमोरी में है, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। फिर आप देख सकते हैं
14 अप्रैल बंगाली न्यू ईयर है, पर ये बांग्लादेश में सेलिब्रेट होता है। हमारे यहाँ 15 अप्रैल पे बंगाली न्यू ईयर बनता है। इंदिरा देवी चौधरानी सत्येंद्र नाथ टैगोर की बेटी थी, जो कि 1941 में यहाँ रही थी। तो इंदिरा देवी चौधरानी हमारे ऑप्शंस में आ चुकी हैं, CSE के हमारे ऑप्शंस में रही हैं। तो ये कभी भी क्वेश्चन बन सकती हैं, क्योंकि ये PYQ का पार्ट है, ठीक है ना। अब बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 किलोमीटर है शांति निकेतन से, जिसे डियर पार्क भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखना है कि बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डियर पार्क भी बोलते हैं, और 3 किलोमीटर है शांति निकेतन से। रामप्पा टेम्पल, रुद्रेश्वर टेम्पल विष्णु जी का नहीं है, ये है गॉड शिव का, तो आपको विष्णु को दे देगा यहाँ पे, तो कंफ्यूज करने के लिए। 1213 ईस्वी में बना है तेलंगाना में। किसने बनाया है? रेचेरला रुद्रा ने बनाया है। जनरल ऑफ काकतीय रूलर गणपति देव, ठीक है, 1199 से 1262। मार्को पोलो ने इस मंदिर को बोला है ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सीज ऑफ द टेम्पल। काकतीय जो डायनेस्टी थी 12 से 14 सेंचुरी तक थी, और ओरुगल्लू वारंगल का ओल्ड नाम था। UPSC को पुराने नाम पूछना बहुत पसंद है, तो याद रखना कि वारंगल का ओल्ड नाम ओरुगल्लू था। काकतीय के फाउंडर थे बेटा एक मतलब बेटा राजू वैसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि परोल एक थे, ठीक है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम आगे पढ़ते हैं। 1149 सन्नी ग्रामम इंस्क्रिप्शन। कौन सा? सन्नी ग्राम इंस्क्रिप्शन ऑफ परोला सेकंड। तो पहले आए बेटा एक, फिर आए परोला एक, फिर आए बेटा टू, फिर आए परोला टू, फिर आए गणपति। इज दी लास्ट रिकॉर्ड नोन एज काकतीय वेसल। तो किसके वेसल थे? इनको चालुक्यास का वेसल या फिर जो राष्ट्रकूट है उनके वेसल्स थे, मतलब गुलाम थे पहले। ऐसा सनीग्राम इंस्क्रिप्शन ऑफ परोल सेकंड, जो कि हमारा काकतीय किंगडम उसने लिखा है। फिर 1163 में अनुमाकोंडा इंस्क्रिप्शन, याद रखना ये सब पूछ सकता है, ऑफ रुद्रदेव प्रताप रुद्र एक, जो कि मोस्ट पावरफुल रूलर है, और इसको ही मेन फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी कहा जाता है ना। तो प्रताप रुद्र एक का जो अर्लियर रिकॉर्ड है वो कहता है कि वो एक सोवरेन रूलर थे। तो कहीं ना कहीं ये जो इस डायनेस्टी का संस्थापक है वो प्रताप रुद्र एक ही है। गणपति देव बिल्ट ग्रेनाइट वॉल अराउंड द सिटी, ही क्रिएटेड द मैन मेड पाखल लेक। तो पाखल लेक तेलंगाना में किसने बनाई थी? गणपति देव ने। आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। फिर जो रुद्रमा देवी थी, तो मार्को पोलो इनके आसपास के टाइम में आए थे। रुद्रमा देवी के बाद प्रताप रुद्र आए थे। प्रताप रुद्र मैरिड टू द वीरभद्र, मतलब जो रुद्रमा देवी हैं उनके प्रताप रुद्र उनके बाद आए थे, ऐसा कहा जाता है। उनके पहले गणपति देव थे। और तो रुद्रमा देवी है ना, वो सॉरी मैं गलती से बोल गया, रुद्रमा देवी की शादी वीरभद्र से हुई थी, जो कि ईस्टर्न चालुक्य के प्रिंस थे। दयागज केसरी एंड रयागज, रयागज केसरी एंड दयागज केसरी है। दयागज केसरी प्रताप रुद्र ऑन कॉइन एंड रयागज केसरी रुद्रमा देवी को कहा जाता है। ये 2 बार से UPSC पूछ रहा है, और मुझे तो फीलिंग आ रही है कि CSE में भी हमें दिखने वाला है ये क्वेश्चन, एक ऑप्शन के रूप में या कहीं डायरेक्ट पूछ लेगा नाम देके, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी रेडी फॉर दैट। अब हम देखते हैं कि ये देखो जो हमारे काम का है कि कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए गवर्नमेंट क्या क्या मेजर ले रही है। देखो जब भी किसी अच्छी चीज़ के लिए कोई न्यू टेक्नोलॉजी की, तो पॉजिटिव मेजर ही लेगी ना। देखो फाइनेंस असिस्टेंस देगी, सही है। इंक्लूजन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये भी सही है ना। फिर इसको एग्री इंफ्रा का पार्ट मान के इसको प्रायोरिटी सेक्टर में रखा। कंसेशन और कस्टम ड्यूटी फॉर इम्पोर्ट ऑफ द मशीनरी रिक्वायर्ड, तीनों ही सही है, तो ये आंसर सही है, क्योंकि उसको बढ़ावा देना है। फिर हमें काम के क्वेश्चन देखना है। देखो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की बात हो रही है, ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। वैसे मिनिस्ट्री हमेशा गलत करता है, मिनिस्ट्री को ये गलत करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये सही कर रहा है। तो आपको मानना पड़ेगा कि हर जगह काम नहीं करता, और आपको लॉजिक जाना है यहाँ पे कि जो रिवर्स हैं वो जल शक्ति के अंडर ही आएंगी, ठीक है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट बना दिया, और अगर आप लॉजिक से जाएंगे तब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं मानता हूँ आप गलत करोगे अगर ट्रिक लगाओगे। सेकंड स्टेटमेंट सही है, जनरली डेटा गलत करते हैं तो आप नई दर भी मार सकते हैं, बट इसका आंसर है सेकंड। तो एक बड़ी यूनिक, आप देखो ये पहले यूनिक इनिशिएटिव है COP28 का, तो इसके बारे में आप जनरली पढ़ के भी जाओगे तो कहीं ना कहीं इसको सही करने के चांस ज़्यादा हैं। और ये किसके साथ में अलायंस बनाया हुआ है? MRCTTI, मिसिसिपी रिवर सिटी ऐसे करके एक अलायंस है, 2012 में बना था। तो ये पता क्या दे देगा स्टेटमेंट में कि ये अलायंस 2015 में बना था। इस टाइप से फैक्चुअली आपको घुमा देगा। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू लीगल फैसिलिटी इंडिया नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पैट्रन इन चीफ ऑफ नालसा, ये गलत है, CJI है। खुद ही अकल लगाओ, पैट्रन इन चीफ कौन होगा नालसा का?
कि जो जुडिशियल तरफ से होगा, यानी CGI सबसे बड़ा हेड है, प्रेसिडेंट हमारा एग्जीक्यूटिव हेड है, तो इसमें नहीं होगा। तो इस तरीके से ये टर्म्स को, CGI को प्रेसिडेंट को CGI से रिप्लेस करके आपके मजे लेता है, ठीक। फिर है ना, अब ये देखो, ये हंसी की बात देखो, ये कितना टफ क्वेश्चन है कि जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा फंड किसको मिला। तो ये क्वेश्चन ना अनस्टार्ड क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विपक्ष लीडर ने पूछा था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को मिला, और इंस्टीट्यू जो मतलब इंस्टीट्यू कंजर्वेशन है या इंस्टीट्यू मैकेनाइजेशन है, उसके लिए पंजाब को मिला। आप ये भी याद रख लो, क्या पता CSE में पूछ ले। कोप है ना, UNFCCC 20, ये तो दुबई में, तो देख रहे हैं शर्मल से इजिप्ट में COP 27 है ना। ग्लासगो में हमने 21 वाली देखी थी, तो बाकू और पुरानी है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये सब चीज़ें, अब आप आ गए हैं प्रोफेशनल स्किल्स वाले क्वेश्चन हैं ये। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट इतने नहीं हैं, मतलब हमें नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये उस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो भी प्रमोशनल एग्ज़ाम, जो भी CISF का एग्ज़ाम है ना, उसके एक्ट वगैरह यहाँ पे है। तो ये इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए इतने नहीं है। बाकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो यही एज इट इज, चारों के चारों स्टेटमेंट, बिलीव करोगे यही चारों स्टेटमेंट हमारे CSE में आए थे। बस इसमें लिखा था 1 2 3 4 हाउ मैनी आर करेक्ट, तो ओनली 1 ओनली 2, सेम क्वेश्चन था। तो यहाँ भी पूछ लिया, तो NCBC है, ये तो बहुत ईजी हो गया। तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, जैसे जोरल काउंसिल स्टैट्यूटरी है, इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल है, 263 है, तो आपको ये सब देख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 5 जोन्स हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट ये नहीं पूछेगा आपसे, ये सब इसी एग्जाम के। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिलेट टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अब आप देखो, ये ईजी हो गया। अब अमेंडमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव नॉट बीन इन्फोर्स्ड टिल नाउ, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है अगर आपने नहीं पढ़ा। आंसर है 22 का 4। तो इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की ड्यूरेशन थी वो 3 से 2 महीने करने की बात की गई थी, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो आप बड़े अच्छे से फंडामेंटल राइट DPSP को पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आर्टिकल 22 के अंदर ही ये पूछते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, एक्सप्रेसली मेंशन प्रोवाइड, तो ये सब देख लेंगे आप एक बार, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। व्हाट इज एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट तो लास्ट ईयर हमसे ही पूछा था CSE में, बेगार को लेके था, डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विस फॉर दी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट फोर्स लेबर, तो ये आपको पता है, इजी क्वेश्चन हो गया। एविडेंस एक्ट पे हमसे पूछ चुके हैं लास्ट ईयर, है ना। तो ये आपको देखना है कि ये तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स भी क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और हम हर कुछ चीज़ कवर करके नहीं भी जाएंगे, ठीक। तो ये सब आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने एक बार गो थ्रू कर लिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस पेपर। तो आपने देखा कि कैसे ये CSE की हिंट दे रहा है, और मैं कह रहा हूँ जो मैंने वीडियो में बोला है, अगर आप उसको सीरियसली फॉलो करेंगे तो आपके कम से कम 5 से लेके +10 मार्क्स हो जाएंगे, जो भी चीज़ मैंने आपको करने को बोली हैं एक्स्ट्रा में साथ में। और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो इसी वीडियो से आपको डायरेक्ट देखने मिल जाएंगे, ये मेरा मानना है, और ये होगा नहीं, मतलब अब 100% कोई नहीं कहता, बट 99% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप नहीं करें, ठीक है।